देखने पर कजलक खान, जो जात का तुर्क था, घुड़सवारी का भी माहिर था, घोड़े के मुंह के पास आया, उसका मुंह अपने एक हाथ पर रखा और अपना दूसरा हाथ उसके माथे और उसके मुंह पर फेरने लगा। इस तरह घोड़े ने अपने कान सीधे ऊपर कर लिए थे। इस तरह गोया वो कजलक खान से दोस्ती कर रहा था। उसके बाद कजलक खान ने घोड़े पर जीन डाली, उसका तंग कसा, उसे दहाना चढ़ाया, घोड़े को लेकर बाहर निकला, मकान को ताला लगाया, घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगाकर उसने एक तरफ दौड़ा दिया था। मुस्तकर की तरफ जाने के लिए जिस वक्त कजलक खान दिल्ली की एक शाहराह पर अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जा रहा था, तो अचानक वो बिदकते हुए चूक पड़ा, इसलिए कि शाहराह पर मस्ती पर आया हुआ एक देव कामत हाथी बुरी तरह चीख चिंगाड़ रहा था। लोग उससे बचने के लिए इधर उधर हो रहे थे। महावत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हाथी को अपने काबू में करे, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो रहा था। एक मौके पर जब महावत ने हाथी को काबू करने के लिए उस पर सख्ती शुरू की, तब बिफरे हुए हाथी ने अचानक महावत को सूंड में लपेटा और करीबी दीवार से पटक दिया। महावत बेचारा दीवार से टकराने के बाद बेसुध सा हो गया, कराहने लगा था। बाजार में अब लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अचानक हाथी के सामने 4 घुड़सवार आ गए। उन घुड़सवारों में से 2 लड़कियां, एक लड़का और एक ढली हुई उम्र का शख्स था। अचानक बिफरे हुए हाथी ने एक लड़की को अपनी सूंड में लपेटते हुए उसके घोड़े से उचक लिया और महावत ही की तरह उसे दीवार से दे मारना चाहता था कि अचानक कजलक खान अपने घोड़े से कूद पड़ा, इसलिए कि घोड़ा कजलक खान से ना आशना था और कजलक खान भी घोड़े के लिए अजनबी था, लिहाजा वो घोड़े को अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत में नहीं ला सकता था। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए घोड़ा बितक भी रहा था। चुनाचे घोड़े से कूदकर एक हाथ में तलवार और ढाल लिए कजलक खान हाथी की तरफ बढ़ा। हाथी लड़की को घुमाते हुए पटकने ही लगा था कि अचानक कजलक खान ने अपनी तलवार की नोक उसकी सूंड में चुबो दी। तलवार का सूंड में चुभना था कि हाथी ने चिंगाड़ते हुए लड़की को छोड़ दिया। लड़की बेचारी बदहवास हो रही थी, भागती हुई एक तरफ हो गई। उसके साथ ही घुड़सवार अपने घोड़ों को छोड़कर एक दीवार की ओट में चले गए थे। बिखरा हुआ हाथी अब कजलक खान की तरफ मुतवज्जे हुआ था, इसलिए कि कजलक खान ने अपनी तलवार की नोक उसकी सूंड में चबोते हुए खुद उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था, ताकि वो लड़की को छोड़ दे और उसकी तरफ ध्यान दे। चुनाचे हाथी ने भी ऐसा ही किया। लड़की को उसने छोड़ दिया और बिखरे हुए अंदाज में वो कजलक खान की तरफ बढ़ा। हाथी के अपनी तरफ बढ़ने से पहले ही कजलक खान ने अपनी तलवार फिजा में बुलंद कर ली थी और जो ही हाथी की सूंड उसके करीब आई, एक तूफानी अंदाज में उसने अपनी तलवार गिराई और हाथी की सूंड उसने काट कर रख दी थी। सूंड का कटना था कि हाथी बिलबिला उठा। पहले की निस्बत बाजार में ज्यादा मस्ती करने लगा था। अब वो लोगों के पीछे भाग दौड़ तो नहीं रहा था, चीख चिल्ला रहा था और कोशिश कर रहा था कि आगे बढ़कर कजलक खान को टक्कर मारे और उसका काम तमाम कर दे। कजलक खान भी बड़ा मोहतात था। जिस वक्त हाथी जुनूनी अंदाज में कजलक खान के दर पे हो रहा था, कजलक खान बड़ी फुर्ती और तेजी के साथ उसके पुष्टि हिस्से की तरफ गया। कबल इसके कि हाथी उसकी तरफ मुड़ता, अपनी तलवार बुलंद करके कजलक खान ने जब 2 मर्तबा उसकी टांग पर गिराई तो हाथी की टांग पर गहरा जख्म आ गया था, जिसकी वजह से वो पहले की निस्बत कम हरकत करने लगा था। फिर जब बड़ी मुश्किल से मुड़ने लगा, तब ऐसे ही 2 वार कजलक खान ने जब उसकी दूसरी टांग पर किए, तब हाथी अपनी जख्मी टांगों पर अपना बोझ ना संभाल सका और जमीन पर गिर गया था। हाथी के गिरते ही वहां जमा होने वाले लोग बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। छोटी उम्र वाले लड़के और बच्चे हाथी के इर्द गिर्द नाचने लगे थे। इतने में एक मुसल्ला जवान तकरीबन भागते हुए कजलक खान के पास आया और उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहने लगा, उधर चलो, तुम्हें अमीर ने बुलाया है। कजलक खान ने उस मुसल्ला जवान की तरफ देखा, फिर सवालिया से अंदाज में पूछा, किस अमीर ने बुलाया है? इस पर वो मुसल्ला जवान कहने लगा, वो सामने देखो, अपने साथियों के जिलों में अमीर इज़ोद्दीन खड़े हैं। इज़ोद्दीन का नाम सुनकर कजलक खान चौंका था, इसलिए कि ये वही इज़ोद्दीन था जिसके बारे में फखरुद्दीन ने उसे बताया था। चुनाचे तेज तेज कदम उठाता हुआ कजलक खान उस मुसल्ला जवान के साथ हो लिया। करीब जाकर उसने इज़ोद्दीन को सलाम किया। इज़ोद्दीन, जो उस वक्त अपने घोड़े से उतरकर अपने साथियों के साथ खड़ा था, मुस्कुराया। आगे बढ़कर उसने कजलक खान का शाना थपथपाया, कई बार उसे शाबाश दी, फिर कहने लगा, तुमने इस हाथी को बेकार करके कई लोगों की जान बचाई है और यह ऐसा कारनामा है जिसको कोई आदमी सरअंजाम नहीं दे सकता, और तुम तो अभी 9 उम्र हो, कब से इस शहर में हो? तुम्हें तो सुल्तान के लश्कर में सालार होना चाहिए। इज़ोद्दीन के उन अल्फाज पर कजलक खान ने खुशी का इजहार किया, फिर कहने लगा, शायद आपके लश्कर के एक अमीर फखरुद्दीन ने आपसे मेरे मुतालिक बात की हो। इस पर इज़ोद्दीन ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, तुमसे मुतालिक किसी फखरुद्दीन ने बात नहीं की। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कजलक खान है। गौर से इज़ोद्दीन की तरफ देखते हुए कजलक खान ने कहा था। इज़ोद्दीन ने फिर नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा,
میرے سامنے فخرالدین نے تمہارا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس پر قزلہ خان کہنے لگا، امیر، میں اس شہر میں اجنبی ہوں، بس یوں جانے غلام کی حیثیت سے اس شہر میں لایا گیا۔ فخرالدین نے مجھے خریدا اور مجھ سے ایک کام لیا، اور وہ کام بڑا کٹھن تھا، اور اس کام کے صلے میں اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اس نے مجھے لشکر میں شامل کرا دیا ہے، اور میرا نام لشکریوں کی فہرست میں داخل بھی کر دیا گیا ہے۔ اس پر مسکراتے ہوئے عز الدین نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے خیال میں اس نے ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو اور کن حالات میں غلام بنے؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں قزلہ خان کہنے لگا، امیر محترم، میں دریائے آمو کے اس پار کرختائی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، بس منگولوں کی وجہ سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ بکتا ہوا ان سرزمینوں میں آ پہنچا ہوں۔ قزلہ خان کے یہ الفاظ سن کر عز الدین کی آنکھیں نم ناک ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کہنے لگا، تم جیسے جوان کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپنے ایک محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے عز الدین کہنے لگا، میرے لشکر میں اس قزلہ خان کا نام اچھے سالاروں میں سر فہرست لکھو۔ اس سالار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، یہاں تک کہ عز الدین نے پھر قزلہ خان کو مخاطب کیا، یہ کہو تمہاری رہائش کہاں ہے؟ اس پر بڑی عاجزی اور انکساری میں قزلہ خان کہنے لگا، امیر، آپ کے لشکر کے اسی سالار نے، نام جس کا فخرالدین ہے، مجھے کسی سے ایک مکان لے دیا ہے جو 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس مکان کا 6 ماہ کا معاوضہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ 6 ماہ تک تو میں اس میں رہ سکتا ہوں، اس کے بعد شاید مجھے اپنا کوئی بندوبست کرنا پڑے۔ عز الدین نے پھر اپنے اسی سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر یہ فخرالدین کے مہیا کردہ اس مکان میں نہ رہنا چاہے تو اس کی رہائش کا اہتمام مستقر میں کسی اچھی جگہ کرنا، اس کا خیال بھی کرنا، اس کا احترام بھی کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں تم لوگوں کو اسی کے ماتحت کام کرنا پڑے۔ اس موقع پر عز الدین قزلہ خان کو مخاطب کر کے مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے وہاں آن کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا بھی اپنے گھوڑوں کی باگ پکڑے ہوئے تھے، اور جو 2 لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک وہ تھی جسے اپنی سونڈ میں جکڑ کر ہاتھی نے پٹکنا چاہا تھا کہ آگے بڑھ کر قزلہ خان نے اسے بچایا تھا، اور ہاتھی کی سونڈ میں اپنی تلوار چبوتے ہوئے ہاتھی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور ہاتھی نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ بوڑھا اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے وہاں آن کھڑا ہوا، تب عز الدین اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ لگتا تھا عز الدین اسے جانتا تھا۔ پھر اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جمال الدین، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے دیکھا تمہاری بیٹی کو ہاتھی نے جکڑ لیا تھا، لیکن اس نوجوان نے تمہاری بیٹی کو بچا لیا۔ اس پر جمال الدین نے قزلہ خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر، اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو آیا ہوں۔ پھر قزلہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے جمال الدین کہنے لگا، بیٹے، میرا نام جمال الدین ہے، ذرا اپنا نام کہو۔ اس پر قزلہ خان کہنے لگا، میرا نام قزلہ خان ہے۔ قزلہ خان کا نام سن کر جمال الدین مسکرایا اور کہنے لگا، میرے خیال میں تمہارا ہی ذکر مجھ سے فخرالدین نے کیا تھا، اس لیے کہ مجھے کسی ایسے تیغ زن کی ضرورت تھی جو میری دونوں بیٹیوں اور بیٹے کو تیغ زنی کی تربیت دے، اور میرا خیال ہے فخرالدین نے تمہارا ہی نام لے کر تمہارا ذکر کیا تھا۔ اس پر قزلہ خان نے جب اس بات میں گردن ہلائی، تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جمال الدین کہنے لگا، واہ، ملاقات بھی تم سے ہوئی تو کس جگہ ہوئی، بہرحال خوب ہوئی۔ اس گفتگو پر دونوں لڑکیاں اور لڑکا بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر جمال الدین نے دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بڑی بیٹی ریان اور اس کے ساتھ چھوٹی بیٹی لبانہ ہے، اور ان کے ساتھ میرا بیٹا قدر خان ہے۔ اس موقع پر جمال الدین کی بڑی بیٹی ریان قزلہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کی انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے میری جان بچائی۔ اگر آپ بر وقت نہ آتے اور گھوڑے سے کود کر ہاتھی کی سونڈ میں اپنی تلوار کی نوک چبھو کر اسے میری بجائے اپنی طرف متوجہ نہ کرتے تو ہاتھی تو میرا کام تمام کر چکا ہوتا۔ میں ایک بار پھر آپ کی شجاعت، جواں مردی، مدد اور اعانت پر آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ریان کی اس گفتگو کا جواب قزلہ خان دینا ہی چاہتا تھا کہ جمال الدین بول اٹھا، قزلہ خان، میرے عزیز، فخرالدین نے مجھ سے تمہارا ذکر کیا تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم بڑی عمر کے تیغ زن ہوگے، لیکن تم ابھی نو عمر ہو۔ بہرحال بیٹے، تم نے اپنی شجاعت اور جواں مردی سے ثابت کر دیا ہے کہ جس تیغ زن کی ہمیں اپنی بچیوں اور بچے کو تربیت دینے کی ضرورت تھی، وہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہو بیٹے، کیا تم ہمارا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ فخرالدین نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو، کسی کام کے سلسلے میں گئے ہو، دیکھو انکار مت کرنا بیٹے۔ فخرالدین نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تم اکیلے ہو، ماں باپ نہیں ہے، غلام کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوئے تھے۔ بچے، اب یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کب لینے آؤں، یا تم ہمارے ہاں کب آؤ گے؟ جمال الدین کے ان الفاظ پر قزلہ خان جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی عز الدین بول اٹھا، کہنے لگا،
जमाल उद्दीन, इस कजला खान को मैंने अपने लश्कर में शामिल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि लश्कर का बेहतरीन, उम्दा और नायाब सालार साबित होगा। जमाल उद्दीन, शायद तुम्हें खबर होगी कि जालौर के राजा अड़ीसा ने सुल्तान के खिलाफ अलम बगावत खड़ा कर दिया है। उसने अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में बेपनाह इजाफा कर दिया है। चंद रोज तक सुल्तान लश्कर लेकर जालौर के राजा अड़ीसा के खिलाफ मुहिम पर निकलेगा। उस मुहिम में कजला खान भी शामिल होगा। फिलहाल इसे फखरुद्दीन ने आरजी रिहाइश मुहैया की हुई है। बहरहाल पहले यह देखना है कि जो राजा अड़ीसा के साथ हमारी जंग दरपेश है उसमें यह अपनी कैसी कारगुजारी का मुजाहरा करता है। इसके बाद ही लश्कर में इसके मनसब और शहर में इसके मकाम का तयन किया जाएगा। यहां तक कहने के बाद इज़ुद्दीन रुका, फिर कहने लगा, कजला खान, मेरे इस सालार के साथ तुम अभी मुस्तकर की तरफ जाओ। लश्कर के जिस हिस्से में तुमने शामिल होना है उसके सालारों से ये तुम्हारा तारुफ करवा देगा। नागहानी सूरत में अगर तुम्हें मुस्तकर के अंदर कयाम करना पड़े तब ये तुम्हारे लिए वहां अच्छी रिहाइश का एहतमाम भी कर देगा। मेरे ख्याल में तुम इसके साथ जाओ और वहां बाकी सालारों से मिल लो। रहा मामला मोहतरम जमालुद्दीन का, तो इन्हें भी मायूस ना करना। ये बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं। यूं समझना कि इनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, और अगर तुम इनकी बेटियों और बेटे को तैगजनी की तरबियत दो तो इसमें जमालुद्दीन की खुशी ही नहीं, मेरी भी खुशी होगी। इज़ुद्दीन के उन अल्फाज पर जमालुद्दीन भी खुशी का इजहार कर रहा था। फिर कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, तुम पहले अमीर के कहने पर इस सालार के साथ मुस्तकर चले जाओ। ये जो जरा आगे दाएं जानी मस्जिद दिखाई दे रही है, मेरा बेटा कदर खान जो मेरे साथ खड़ा है, मगरिब की नमाज ये इसी मस्जिद में आकर पढ़ेगा। तुम भी इसी मस्जिद में आ जाना और ये तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आएगा। बेटे, मैं चाहता हूँ आज शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओ। इस पर कजला खान ने खुशी का इजहार करते हुए असबात में गर्दन हिलाई और जमालुद्दीन अपनी दोनों बेटियों और बेटे के साथ वहां से चला गया था। जबकि इज़ुद्दीन के कहने पर कजला खान उस सालार के साथ मुस्तकर की तरफ हो लिया था। उस सालार ने कजला खान को मुस्तकर का काफी हिस्सा दिखाया। जिस लश्कर में कजला खान को रखा जाना था उस लश्कर में छोटे बड़े सालार थे। सबसे कजला खान का तारुफ करवाया। कजला खान ने कुछ देर मुस्तकर में कयाम किया। उसके बाद चूंकि इज़ुद्दीन ने इशारा दे दिया था कि चंद रोज तक सुल्तान जालौर के राजा अड़ीसा के खिलाफ हरकत में आने वाला है और लश्कर कूच करेगा, चुनाचे कजला खान अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीदने के लिए मुस्तकर से बाजार की तरफ हो लिया था। एक काफी बड़ी दुकान के सामने कजला खान ने अपने घोड़े को रोका। घोड़े को बांधने के बाद जब वो उस दुकान में दाखिल हुआ तब वो थोड़ी देर के लिए ठटका, इसलिए कि उस वक्त दुकान में हसीन और खूबसूरत एतमर और उसकी मां करातीस दोनों जरूरत का कुछ सामान खरीद रही थी। उन्हें देखते हुए कजला खान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था और अपनी जरूरत का सामान खरीदने लगा। दूसरी तरफ करातीस और एतमर भी सामान खरीद रही थी। कजला खान जब दुकान के मालिक को रकम की अदायगी करने लगा तब अचानक एतमर की निगाह कजला खान पर पड़ी। वह उसे देखती रह गई। एतमर ने अपनी निगाहें कजला खान के चेहरे पर गाड़ दी थी। कजला खान ने भी महसूस कर लिया था कि एतमर उसकी तरफ बराबर देखे जा रही है, लिहाजा उसने उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया और दुकानदार के साथ ही मसरूफे गुफ्तगू रहा। फिर एतमर ने अपने पहलू में खड़ी अपनी मां करातीस को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अम्मा, ये जो बाएं जानिब नौ उम्र नौजवान खड़ा है, जरा इसकी तरफ गौर से देखो। अम्मा, इसकी आंखें ऐसी हैं जैसे मैंने इन आंखों को पहले से कहीं देख रखा हो। एतमर के उन अल्फाज के जवाब में करातीस भी बड़े गौर से कजला खान की तरफ देखने लगी। फिर एतमर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी, बेटी, तेरा कहना दुरुस्त है, ये आंखें मैंने भी कहीं देख रखी हैं, पर याद नहीं पड़ता ये आंखें किस चेहरे की हैं। बेटी, मेरा दिल भी कहता है कि ये आंखें हमारे लिए शनासा हैं। इस पर एतमर ने फिर मुतासिर कुन अंदाज में अपनी निगाहें कजला खान के चेहरे पर गाड़ दी थी और कजला खान को उसका एहसास हो गया था कि दोनों माँ बेटी बड़े गौर से उसकी तरफ देख रही हैं। उस वक्त तक उसने दुकानदार को अदायगी कर दी थी। अपना सामान उसने समेटा और जब वो दुकान से निकल रहा था तो अचानक न जाने एतमर को क्या हुआ, उसके पीछे भागी। कजला खान को भी एहसास हो गया था कि एतमर उसके पीछे आ रही है। वो अपने घोड़े के पास जा रुका और घोड़े की लगाम खोलने लगा। एतमर उसके करीब आ गई, उसको मुखातिब करके कहने लगी, देखिए, बुरा ना मानिएगा, क्या आप मुझे और मेरी माँ जो अंदर खड़ी हैं, इनका नाम करातीस है, जानते हैं? उस मौके पर कजला खान ने मसनूई सी हैरत अपने चेहरे पर बखेर दी और चौंकने के अंदाज में कहने लगा, खातून, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो? मैं ना तुम्हें जानता हूँ और ना तुम्हारी माँ को, और फिर दूसरी बात यह कि मैं इस शहर में अजनबी हूँ, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। कजला खान के उस जवाब पर एतमर मायूस और अफसरदा सी हो गई थी। मजीद कुछ कहना चाहती थी कि जल्दी जल्दी कजला खान अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसे एड़ लगाता हुआ वहां से चल दिया था। एतमर बड़े गौर से उसे जाते हुए देख रही थी कि एक तरफ से एतमर का बाप नेजा खान और भाई बारबत भी आ गए थे।
शायद वो भी एतमर और करातीस दोनों के साथ घरेलू सामान की खरीदारी के लिए बाजार आए हुए थे। इतनी देर तक करातीस भी दुकानदार को अदायगी करके और जो सामान खरीदा गया था वो लेकर दुकान से बाहर आ गई थी। निज़्ज़क और बारबत दोनों बाप बेटा उस जगह आकर रुके जहां एतमर परेशान और फिक्रमंद खड़ी थी। उसे मुखातिब करते हुए निज़्ज़क खान बोल उठा, बेटी, ये तुम किसको इस कदर गौर और इन्हमाक से देख रही हो? एतमर संभल सी गई। उस मौके पर करातीस अपने शोहर निज़्ज़क खान को मुखातिब करके कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले एक नौजवान इस दुकान में दाखिल हुआ था। उसने जरूरत की कुछ चीजें खरीदी। दरअसल हैरत अंगेज बात यह है कि एतमर और मुझे उसकी आंखें शनासा और देखी बाली महसूस हुई। अब हम दोनों माँ बेटी ये तो नहीं जान सकी कि वो किस चेहरे की आंखें हैं, लेकिन बहरहाल उसकी आंखें हम दोनों माँ बेटी के लिए शनासा हैं। यहां तक कहने के बाद करातीस जब रुकी तब एतमर अपनी माँ करातीस की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, उसकी सिर्फ आंखें ही शनासा नहीं। जब मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी और उसने मुझे मुखातिब किया और उसकी आवाज मेरी समात से टकराई तो अम्मा, मेरी समात का रद्द अमल यह था कि उसकी आवाज भी हमारे लिए जानी पहचानी है। अब समझ नहीं आती कि ये कौन है, इसे हमने कहाँ देख रखा है और ये हमें कहाँ मिला। उस मौके पर निज़्ज़क खान ने आगे बढ़कर अपने हाथ बड़े प्यारे और शफीकाना अंदाज में अपनी बेटी एतमर के सर पर रखा और कहने लगा, बेटी, अगर ऐसी कोई बात है तो खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो जवान कौन है और आप लोगों ने उसे कहाँ देख रखा है। अब चलो घर चलते हैं। उसके साथ ही चारों अपनी हवेली की तरफ हो लिए थे। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ कजला खान थोड़ा सा आगे गया होगा कि एक जगह किसी की